हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है ये मैं आपको एक बारी गो थ्रू करा देता हूं और उसके साथ साथ अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं यानी इस वीडियो में। ठीक है, अभी तक हमने पिछली वीडियो में मिनिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ लिया है, यानी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया है, हमने एटम और न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियस के बारे में। उसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से इसी न्यूक्लियस का यूज करके ही हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आगे किस तरीके से पावर जनरेट कर पाएंगे। तो हमें उसके लिए क्या पता होना जरूरी था, न्यूक्लियस के बारे में और एटम के बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने सीखा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं फोर्स और इसी एनर्जी की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, ये सारे जो न्यूक्लियस है जो कि एक दूसरे से दूर भाग जाने चाहिए फिर भी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एक बाइंड रहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि किस किस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और कौन सी रिएक्शन हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एट प्रेजेंट यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी को हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कौन कौन से रिएक्टर्स यूज कर रहे हैं और जो करंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा किस तरीके से, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हर एक रिएक्टर में ये चीजें होना बहुत जरूरी है, इसके बिना अदरवाइज काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं, कौन कौन सी जनरेशंस आई हैं। ठीक है, जनरेशन पे हमें इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक गो थ्रू के लिए यहां पर इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि रेडिएशंस और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि रेडिएशंस किस तरीके से, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से डिके होते हैं और किस तरीके से क्या होते हैं, धीरे धीरे ये खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, अब व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर्स? बेसिकली रिएक्टर्स मतलब जिसमें रिएक्शंस कराई जाती हैं, और मैंने जैसे कि बताया कि कौन सी रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ फिजन की ही बात करेंगे क्योंकि फ्यूजन कराने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योर सिस्टम चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि उनको कंट्रोल करना नामुमकिन है अभी तक के लिए। ठीक है, जितनी एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट होती है, तो इसलिए हम यहां पर सिर्फ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की ही बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर एक हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन या अदर कोई एलिमेंट उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। दैट इज वी कॉल्ड फिजन। इट कैन बी डिवीजन ऑफ बेसिकली वन एलिमेंट इनटू 2 और 3 और मोर। ठीक है, तो यहां पर हम वही देखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं इन डेली लाइफ में। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले आता है जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली कॉल्ड एज एटॉमिक पाइल इज अ डिवाइस यूज्ड टू इनिशिएट एंड कंट्रोल अ सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। सेल्फ सस्टेन मतलब सेल्फ सस्टेन मींस कि वो कंटीन्यूअसली बनती रहेगी, बस उसमें क्या डालने की जरूरत होती है, फ्यूल डालने की जरूरत होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड एट न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड न्यूक्लियर मरीन प्रोपल्शन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफेंस सिस्टम में कि जब हमने सबमरीन्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमारी कुछ सबमरीन्स ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियर सिस्टम लगाया जाता है, यानी न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम। मरीन्स जो हमारी सबमरीन्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक प्लांट फिट करते हैं, मिनी प्लांट्स होते हैं वो छोटे से। ठीक है, जिससे क्या होता है वो वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें आता है फ्यूल, क्योंकि देखो फ्यूल नहीं होगा अगर मुझे बेसिकली क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। चलो उससे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, आपको यहां पर एक छोटा सा पिक्चर नजर आ रही होगी। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, देखो नॉर्मली अगर हम देखते हैं
आपने देखा होगा हाइड्रो डैम्स के बारे में सुना होगा। हाइड्रो डैम्स क्या होते हैं, जहां पर हम पानी को इकट्ठा करते हैं और वहां पर क्या होता है, पानी को इकट्ठा करके डैम्स बनाए जाते हैं और वहां पर क्या होता है, पीछे पानी होता है और आगे नीचे की तरफ टरबाइंस होते हैं और फिर पानी को रिलीज करा जाता है टाइम टू टाइम। और उससे क्या होता है, जब पानी रिलीज करते हैं तो उस पानी के फ्लो की वजह से टरबाइंस रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब टरबाइंस रोटेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। यहां पर इन्होंने क्या करा है, इसमें भी हम टरबाइंस को ही रोटेट करवाएंगे बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर कुछ हमारी क्या है, कंट्रोल रोड्स है, ठीक है। यहां पर कुछ कंट्रोल रोड्स हैं, स्टीम जनरेटर है, प्रेशराइजर है, रिएक्टर वेसल्स है और यहां पर आप देख रहे होंगे ये टरबाइंस है, ठीक है। और यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंडेंसर, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहली चीज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि हम एक एनर्जेटिक पार्टिकल का यूज करके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर बम्बार्ड कराते हैं, जिससे क्या होता है, वो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, अपना डिके हो जाता है। डिके मतलब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो या दो से ज्यादा पार्ट में, ठीक है। और उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे कि मैंने बताया था, न्यूक्लियर फिजन में हमारे तीन न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा जनरेट होते हैं और उससे क्या होता है, फर्दर रिएक्शन बढ़ती चली जाती है। अगर उन रिएक्शंस को कंट्रोल ना करा जाए तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कंडीशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम इसमें अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल मैनर में रखते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। यहां पर क्या कर रहे हैं, हम उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर फिजन में हम यूरेनियम 235 का या प्लूटोनियम का या थोरियम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यही एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिवली एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इनमें होती है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए वो एक्टिवली क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उनका यूज करा जाता है। तो यहां पर क्या करते हैं, हम उन्हीं का फिजन कराते हैं। यहां से क्या होता है, इसमें एनर्जी जनरेट होती है, यानी बहुत ही ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी का यूज करके हम यहां पर जो आपको वाटर नजर आ रहा है ना, ये जो वाटर आ रहा है यहां से, ठीक है, ये क्या होता है, उस एनर्जी का यूज करके हम इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम में क्या होता है, उस स्टीम को यहीं पर ही मेंटेन करके रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करा जा सके। और फिर वो स्टीम क्या होती है, यहां से फ्लो करते हुए यहां जाती है, यानी टरबाइंस के पास। और जब टरबाइंस में जो लगे हुए ब्लेड्स होते हैं वो उनको रोटेट करवाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब जब वो रोटेट होते हैं तो जिस वजह से यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो आपके घरों तक पहुंच पाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब हमने क्या करा, उस पानी का क्या करा, उस पानी को यानी उस स्टीम का क्या करा, उस स्टीम को क्या करते हैं, वापस इस सिस्टम में भेज देते हैं, जहां पर क्या होता है, इसे कहते हैं कूलिंग सिस्टम, ठीक है। इस कूलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम वापस से जो हमारी स्टीम है, क्योंकि हमें पता है कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो स्टीम को वापस पानी में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। तो यहां पर जो कंडेंसर होता है वो क्या करता है, उसी स्टीम को वापस क्या करता है, वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके वाटर में। और फिर वही वाटर क्या करते हैं, हम अगेन उसको यहां से सप्लाई करके यहां भेजते हैं। फिर से वो क्या होता है, जो रेगुलर जो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है, यहां पर इस जगह पे अगेन क्या करते हैं, पानी को फिर से स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है आपका फ्यूल, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो एनर्जी कहां से जनरेट होगी, क्योंकि इसमें फ्यूल कौन सी चीज है, यहां पर फ्यूल वो है जिसका हम फिजन करा रहे हैं, यानी यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, थोरियम, उसमें हम क्या करते हैं, इस फ्यूल का यूज करके इसको बेसिकली क्या करा जाता है, पैलेट्स की फॉर्म में, कुछ गोलियों के फॉर्म में, छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट करके इनके अंदर रख दिया जाता है। और फिर क्या करा जाता है, न्यूट्रॉन्स का यूज करके इसके ऊपर बम्बार्ड कराया जाता है, ठीक है। अब बम्बार्डमेंट होती है तो और वो भी हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो यूरेनियम होते हैं, यानी इन यूरेनियम के अंदर छोटे छोटे जो टाइनी से हमारे एटम रखे हुए हैं, वो क्या होते हैं, अपना फ्यूजन में, यानी उनका डिके हो जाता है, वो यानी 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यही हमारा जो फ्यूल होता है, इन्हीं का ही यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं, क्योंकि जिनका डिवीजन होगा वही क्या कर सकते हैं, वही एनर्जी रिलीज करेंगे,
क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था फिजन से पहले न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, वही फोर्स क्या कर रहा है, वही एनर्जी की वजह से उनको फोर्स लगता है, और अगर मैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो फोर्स खत्म, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो वही प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या करा, इन पैलेट्स के ऊपर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को स्ट्राइक करा तो एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज आवर वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर व्हाट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या आता है। इसमें सेकंड आता है कंट्रोलिंग रोड्स। अब कंट्रोलिंग रोड्स का काम क्या है, बेसिकली रिएक्शंस को कंट्रोल करना, कि कब मुझे रिएक्शन करानी है, कब मुझे नहीं करानी है, ये उनका इसका काम है। यानी सपोज मेरे को क्या करना है, बेसिकली कब मुझे हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स के ऊपर, यानी हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स का यूज करके कब मेरे को पैलेट्स पे, यानी यूरेनियम पैलेट्स पे, यानी फ्यूल पर मुझे कम बम्बार्डमेंट करानी है, वो क्या होता है, इन बेसिकली इन कंट्रोल रोड्स के थ्रू ही करा जाता है। यानी हम इसको कंट्रोल करते हैं कितनी रिएक्शंस करानी है और कितनी नहीं करानी है। और इसको कैसे करा जाता है, बाय यूजिंग दीज रॉड्स अप एंड डाउन। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम इस रॉड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको खोल देते हैं तो क्या होता है, बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी जो आगे यूरेनियम की पैलेट्स रखे हुए हैं उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इसको नीचे कर देते हैं रॉड्स को, कुछ जितना हमें, जैसे हमें चाहिए, जितने हिसाब से मुझे रिएक्शंस चाहिए, हम क्या करते हैं उस हिसाब से उतनी रॉड्स को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी रिएक्शंस कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आवर न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके बाद आता है हमारा मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का क्या काम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिकली क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रही हैं, और रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से यूरेनियम एटम पे, यानी यूरेनियम के पैलेट्स पे जब एक बम्बार्डमेंट होती है, एक छोटे से एटम से भी 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब वो 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वो आगे फर्दर यूरेनियम को स्ट्राइक करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन बनती जाएगी और चेन रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहां पर हमें क्यों हमें वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें कंट्रोल्ड रिएक्शन चाहिए। कंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब ही यही है कि हमें वेपन जैसी सिचुएशन नहीं बनानी है। अगर उस चेन रिएक्शन को कॉन्टिन्यूसली होने दिया जाएगा तो इट विल क्रिएट अ बॉम्ब लाइक सिचुएशन, जो कि आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे यूज करा गया था। उसमें भी यही था, चेन रिएक्शन नहीं रोकी गई थी क्योंकि उसको वेपन की फॉर्म में यूटिलाइज करा गया था। लेकिन हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा, मतलब छोटा इन द सेंस एक पर्टिकुलर स्पेस है और उसी के अंदर क्या है, पैलेट्स रखी हुई हैं, और हमें उसी के अंदर क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे न्यूक्लियर फ्यूजन कराना है। तो अगर चेन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वो तो जो आपका कंटेनमेंट जोन है, यानी जहां पर हमारे पैलेट्स रखे गए हैं और जहां पर इस रिएक्शन को करा रहे हैं, वही ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, वो पूरे सिटी को ब्लास्ट तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कंट्रोल कराने के लिए मॉडरेटर्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो फर्दर हमारे न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं यूरेनियम 235 के ऊपर एक हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करूंगा तो उससे फर्दर 3 हमारे न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। अब क्या करते हैं, हम उन 3 में से 2 को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो जो स्लो डाउन करने का जो काम होता है वो किसका होता है, मॉडरेटर्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे आप देख रहे हैं यहां पर कि क्या है, जो यूरेनियम है उससे हमारे फास्ट न्यूट्रॉन निकले हैं। अब उन फास्ट में से हमने क्या करा, सिर्फ एक को क्या करा, स्लो डाउन करा, और बाकियों को क्या करा, अब्सॉर्ब ही कर लिया, ताकि हमारा सिर्फ एक ही, यानी एक ही क्या हो, हमारा एक ही हमारा फर्दर न्यूट्रॉन आगे जाके रिएक्शन करे। क्यों, क्योंकि उसको स्लो डाउन भी इसलिए करा जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा यहाँ एटम रखा हुआ है, यहाँ मतलब सॉरी न्यूक्लियस रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का और इसका, यानी इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना होगा, नियर अबाउट 2000, यानी 1500 से लेकर 2000 फीट तक का डिस्टेंस होगा। तो बीच का जो स्पेस होता है वो खाली होता है। तो इसको हमें क्या करना है, हमने
हमने जो बाकी तो 2 एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन इसको क्या करना है, इसको हमने स्लो डाउन इसलिए करा ताकि हम क्या कर सके, उसको फर्दर जो आगे एक और यूरेनियम एटम रखा हुआ है उसको क्या कर सके, रिएक्ट करा सके। क्योंकि अगर वो भी रिएक्ट नहीं होगा तो न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं यानी चेन रिएक्शंस में से हमने क्या करा था, 2 को निकाल दिया लेकिन एक को रखना है, तो वो ही क्या करेगा, आगे फर्दर एक और यूरेनियम एटम को स्ट्राइक करेगा, फिर से क्या होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो थर्ड न्यूट्रॉन है जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये जो थर्ड न्यूट्रॉन है वो क्या होना चाहिए आपका, जो हमारे को क्या चाहिए, हमारा जो ये एटम यानी हमारा जो ये न्यूट्रॉन है, फास्ट न्यूट्रॉन क्या करे, आगे के फर्दर जो यूरेनियम एटम रखे हैं उसके ऊपर स्ट्राइक करे, हमें ये भी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करेगा, उसका रीजन ये है क्योंकि जो फास्ट मूविंग हाईली एनर्जेटिक यानी जितना हमें रिक्वायर्ड है, अगर उससे भी ज्यादा फास्ट अगर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो क्या होता है, वो खाली स्पेस से क्रॉस करके बाहर निकल सकता है। क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस रखा हुआ है और उसके 2000 फीट तक क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन 1500 से 2000 फीट दूरी पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी इतना उसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो जिसलिए मुझे क्या चाहिए कि वो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो क्या करा जाएगा, स्लो करा जाएगा, और उसको स्लो करके क्या करा जाएगा, उसको आगे के फर्दर जो हमारे आगे फर्दर जो यूरेनियम एटम रखा हुआ है उसको वो स्ट्राइक करे, तभी क्या होगा, वो आगे फर्दर फिर से डिवीजन होगा उनका और फिर से एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए हमारे लिए क्या करना जरूरी है, 3 में से 2 को हटाना जरूरी है और जो बाकी बचा हुआ 1 है उसको एक रिक्वायर्ड एक पर्टिकुलर स्पीड पे या एक पर्टिकुलर एनर्जी पे लाना जरूरी है। तो इसलिए क्या करा गया है, 2 को हटा दिया गया है और 1 को क्या करा गया है, स्लो डाउन करा गया है ताकि क्या हो सके, फर्दर जो रिएक्शन हो सके। तो ये सब काम किसका होता है, हमारा मॉडरेटर्स का। मॉडरेटर क्या करते हैं, आपके कुछ पर्टिकुलर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं यानी जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं उनमें से 2 को हटाने का काम भी करेंगे और साथ साथ कुछ को स्लो डाउन करने का भी काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वो उसको यानी मॉडरेटर्स को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है और इस तरीके से पर्टिकुलर मॉडरेटर यूज करा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कूलेंट। व्हाट इज कूलेंट, जैसे कि मैंने बताया था कूलेंट का मेन काम क्या है कि जो हमारी स्टीम जनरेट हुई है उसको वापस क्या करता है, वो वापस से वाटर में कन्वर्ट करता है और साथ साथ हमें इसका यूज किस लिए करना पड़ता है कि जो हमारा आपका जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट मतलब जहां पर रिएक्शंस हो रही हैं वहां पर क्या करा जाएगा, उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जब रिलीज हो जाती है यानी कुछ रिएक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करते हैं तो उसको पहले से ही कंट्रोल में रखने के लिए हमें कंटेनमेंट जोन को पहले से कूल डाउन रखना पड़ता है ताकि वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअसली कूल डाउन होते रहे और अगर थोड़ी सी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो तो अदर जो हमारे कंट्रोलिंग रोड्स हैं उसका यूज करके और कूलर्स का यूज यानी कूलेंट्स का यूज करके हम क्या कर सके, हम अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके और अपने सिस्टम को सेफ रख सके। तो इसीलिए क्या करा जाता है, आपके कूलेंट का यूज करा जाता है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पिक्चर में देखा था। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम यही होता है, इट इज गारंटेड यानी बेसिकली। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई दी है कि वापस से वो क्या करता है, स्टीम को किस में कन्वर्ट करता है, वाटर में, और वाटर फिर से क्या होता है, उसको वापस वहां भेज दिया जाता है जहां पर हमारा फिर से वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है जहां पर हमारी एनर्जी जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, हमारा कूलेंट का। उसके बाद आता है हमारा स्टीम जनरेटर। एंड व्हाट इज द स्टीम जनरेटर, बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि क्या हो रहा है, स्टीम को जनरेट करना यानी जहां पर हमारी स्टीम जनरेट हो रही है वहां पर क्या करा जाता है, जो हीट एक्सचेंजर है जहां पर हमारी हीट जो हमारी सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, स्टीम को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, टू एक्सचेंज हीट सिस्टम यानी जहां से जनरेट हुई है वहां से क्या करा जा रहा है, उसको आगे फर्दर टरबाइंस तक पहुंचाया जा रहा है और फिर टरबाइंस पे क्या हो रहा है, वो टरबाइंस रोटेट होते हैं और रोटेट करने के बाद फिर से क्या होते हैं, उस स्टीम को आगे फर्दर कूलेंट यानी कूलिंग सिस्टम का यूज करके हम क्या करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं। तो उस सिस्टम को यानी स्टीम जनरेटर से लेकर हीट एक्सचेंज तक का क्या है, दिस इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आवर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्यों, क्योंकि अगर मैंने किसी भी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लिया लेकिन अगर मैंने उसे टरबाइन तक नहीं पहुंचाया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमारी स्टीम किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर स्टीम पहुंचेगी तभी क्या होगा, टरबाइंस रोटेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसीलिए इस सिस्टम का भी होना
होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारा आता है हमारा रिएक्टर कंटेनमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली जहां पर भी हमारा फिजन रिएक्शन हो रही है वहां पर भी हमें क्या करना जरूरी है, हमारे कंटेनमेंट को सेफ रखना जरूरी है और उसको इतना अच्छा बनाना जरूरी है कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसमें क्या हो सके, उसको भी कंट्रोल कर सके, यानी उसके हीट को भी झेल सके। क्योंकि अगर उतनी इसकी कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो खुद से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिएक्टर तो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो ही जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले से ही उसको कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ एक ऐसा बेसिकली उसका इक्विपमेंट यानी उसका आउटर डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि वो क्या कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी आई मीन हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, काफी हद तक हम सिक्योर कर सकते हैं। माना कि उस लेवल का नहीं करा जा सकता कि अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गई तो कहीं कोई नहीं रुक सकता, लेकिन फिर भी इसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है ताकि अगर उसके ऊपर आज के टाइम में इस तरीके से हमारे ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स और प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कि अगर उनके ऊपर कोई प्लेन भी गिर जाए तो भी क्या हो, ये रिएक्टर्स डिस्ट्रॉय ना हो। एटलीस्ट ये रिएक्टर के अंदर का जो सिस्टम है जहां पर यूरेनियम है या बेसिकली ये वाला जो पार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो सिस्टम है पूरा, ये तो पूरे बेसिकली एक बहुत बड़े प्लांट के अंदर एक रिएक्टर्स लगाए जाते हैं, ये चीज डिस्ट्रॉय ना हो, इस तरीके से इनको अब डिजाइन कराया जा रहा है, ठीक है, और काफी हद तक इनकी इंप्रूवमेंट हो भी चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा जाता है, इनको बनाने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, और क्योंकि ये चीज नहीं होंगी तो वो सारी चीजें हमारे लिए ही हार्मफुल हो सकती है। और ऐसे आपने बहुत सारे केसेस जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे भी सुने होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको सेफ्टी की भी जरूरत है, अगर सेफ्टी नहीं है तो ये हमारे लिए डेंजरस भी है, और अगर सेफ्टी है और यानी इनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाया गया है तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उनके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन एडवांटेज जो है इनके एडवांटेज क्या है, ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि उससे क्या है, सबसे बड़ी चीज पोल्यूशन नहीं हो रहा है, बाकी कॉस्ट और जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ हद तक मैनेज करा जा सकता है, इसीलिए क्या है, इसको ज्यादा प्रेफर करा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारे न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनकी जनरेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जो जनरेशन आई थी दैट वाज इन 1950s, ठीक है, और इसको काफी टाइम तक यूज भी करा गया था, ठीक है। और इसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि इनकी जनरेशन के बारे में हमें जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो आज के रिएक्टर्स हैं वो कौन सी जनरेशन के, दैट इज आवर थर्ड जनरेशन रिएक्टर्स। सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटोटाइप्स एंड इंडस्ट्रियल स्केल रिएक्टर्स यूज्ड फॉर commercial purposes that were developed in the 1950s and 1960s before being commissioned in 1970s, ठीक है। तो ये क्या करा गया था, जो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर था वो इस टाइम पे बनाए गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका रेगुलर डेवलपमेंट होती चली गई और धीरे धीरे इनमें इंप्रूवमेंट होती चली गई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे जो हमारी जनरेशन आई थी, इट वाज कमीशन इन 1970 ऑनवर्ड, और जो बेसिक जो मेन एम था वाज टू इंप्रूव द बेसिकली टू इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस, एनर्जी इंडिपेंडेंस at a time when the tension were running high due to हाई राइज प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल। ऐसा टाइम आया था जब जो फॉसिल फ्यूल का प्राइस जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए क्या करा गया, एक सेकंड जनरेशन बनाई गई ताकि उनकी कॉस्ट कम से कम पड़े और उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें। और सबसे बड़ी बात यही थी कि वो उससे यानी जो फर्स्ट जनरेशन थे वो काफी ज्यादा इंप्रूव वर्जन थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे थर्ड जो है, ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स इन द सर्विस थ्रू आउट द वर्ल्ड टुडे आर सेकंड जनरेशन, और कुछ हद तक जो है आज के टाइम में हमारे थर्ड जनरेशन यूज करे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सेकंड जनरेशन है आज के टाइम में मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, सेकंड जनरेशन ही कर रही हैं, क्योंकि थर्ड जनरेशन हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कुछ ही कंट्रीज के पास है, जो कि एडवांस कंट्रीज हैं या आप ये कह सकते हो थोड़ी रिच कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उन्हीं के पास क्या है, हमारे थर्ड जनरेशन रिएक्टर्स है, और उनका मेन पर्पस क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, focus on safety and security requirement and basically incorporated operating experience from second generation reactors, ठीक है। और जो मेन एग्जांपल है उसका द यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर,
ठीक है, मेन एग्जांपल यही है, द यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर विद 4 करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। और जैसे कि मैंने बताया कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और भी कंट्रीज हैं जो बनाने की कोशिश कर रही हैं, मतलब बनाने में लगी हुई हैं, और इवन इंडिया भी इसको प्लान कर रहा है इस तरीके के यानी 3rd जनरेशन रिएक्टर को बनाने के लिए। ठीक है, अब जो बात है हमारे 5th जनरेशन रिएक्टर की, उसमें सबसे बड़ी बात ये क्या है कि अभी तक ये बने नहीं है। इट इज अ हाईली ये कह सकते हो एडवांटेजियस। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेजियस है और काफी ज्यादा ये जो टेक्नोलॉजी होगी वो एडवांस्ड होगी। ठीक है, और ये कब तक बनेगी 2050 तक, और अभी इसके बनने के चांसेस लग भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करा जाएगा, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फास्ट ब्रीडर का यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या करा जाएगा कि हम न्यूट्रॉन्स को उसमें मॉडरेटर्स का यूज ही नहीं करा जाएगा, जिससे क्या बेनिफिट रहेगा, हम सारी की सारी रिएक्शंस के यानी जितने भी न्यूट्रॉन्स में से रिलीज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम सबका यूज करेंगे, ताकि उनको क्या करें, कंट्रोल्ड मैनर में हम रिएक्शंस को अपने आप से ही क्या कर सकें, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा 4th जनरेशन, जैसे कि मैंने बता दिया है, बेसिकली डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज बीन बिल्ट सो फार। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि इसके ऊपर फॉरम भी बन चुकी है, जनरेशन 4 फॉरम, इंटरनेशनल फॉरम व्हिच हैज डिफाइंड द क्राइटेरिया टू मेट सस्टेनेबिलिटी, न्यूक्लियर सेफ्टी, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ठीक है, ये चीज, इस चीज को ध्यान में रखते हुए 4th जनरेशन आपके न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, और उसी के इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है हमारा बेसिकली इस फर्म का जो मेन मोटो ही यही है, और इस फर्म को बनाने का रीजन भी यही है कि क्या कर सकें, हम सस्टेनेबिलिटी रख सकें, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस रख सकें, और इसके साथ साथ इसमें हम न्यूक्लियर सेफ्टी और रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रख सकें। ठीक है, अगर ये चीज रहेगी तो क्या होगा कि ये जो फर्म है, ये जो फॉरम है, ये बेसिकली इन्हीं 4th जनरेशन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इनको आगे क्या करेंगी, फर्दर अदर कंट्रीज को भी दे पाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ इस पर्पस के लिए ये यूज करेंगे, बेसिकली रिसर्च पेपर के लिए करा जा सकता है इसका यूज, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के लिए ही करा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे जनरेशन ऑफ आवर व्हाट न्यूक्लियर रिएक्टर्स। चलिए देखते हैं आप कौन कौन से टाइप्स के रिएक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है, इसमें से हम सारे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कुछ बेसिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई इनकेस कभी बीच में कोई भी रिएक्टर न्यूज में रहा, ठीक है, तो हम डेफिनेटली उनके बारे में भी कवर करेंगे। अभी जो है मेन जो रिएक्टर्स हैं उनके बारे में फोकस करेंगे, और ज्यादातर वही रिएक्टर्स यूज करेंगे, उस पे फोकस करेंगे जो इंडिया यूज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, उसके बाद आता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, तीसरा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, उसके बाद गैस कूल्ड, एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, पेबल बेड रिएक्टर, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, एक्वस होमोजेनियस रिएक्टर। दीज आर बेसिक सम ऑफ द टाइप्स। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के मॉडरेटर यूज करे जाते हैं, या ये मैं कहूं कि अलग अलग तरीके के कूलेंट यूज करे जाते हैं, या फिर अलग अलग तरीके का हमारा फ्यूल यूज करा जाता है। ठीक है, कि डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जो आपके नियर द पोल यूटिलाइज करी जा सकती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कूलिंग होती है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर इतना कूल है कि हम क्या कर सकते हैं, अदर टाइप के कूलेंट यानी जिनका जो कि कॉस्ट कम पड़े उनको भी यूज करा जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इतना टेम्परेचर कूल डाउन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कूलेंट यूज कर सकते हैं, तो जिससे क्या बेनिफिट रहता है, हमारी उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, यानी ऑटोमेटिकली कॉस्ट की रिडक्शन हो जाती है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, इट इज एडवांटेजियस। ठीक है, और साथ साथ एडवांस्ड भी है। क्यों? क्योंकि उनका इस तरीके से बेनिफिट उठाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, और उसको उस तरीके से डिजाइन करा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन सा है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। जैसा कि मैंने बताया, अगेन इसमें क्या करा जा रहा है, बेसिकली हम क्या करते हैं, वाटर को प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज मींस हमारे पास जो हमने क्या करा था, हमने एक कंटेनमेंट जोन में, यानी जहां पर रिएक्टर कंटेनमेंट है वहां पर फ्यूल रखा, और फ्यूल रखने के बाद वहां से क्या हुआ, एनर्जी जनरेट करी। उस एनर्जी का क्या कर रहे हैं हम, उसको यानी उस एनर्जी का यूटिलाइज करके वाटर को क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसको आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूटिलाइज करेंगे। अब तो पॉइंट क्या आता है कि यहां पर प्रेशराइज वाटर का मतलब क्या है। प्रेशराइज वाटर का मतलब यह है कि भाई हम वहां पर रखा हुआ पानी को प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज इसलिए करा जाता है, जब कभी आप देखा होगा, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपने घर में खाना बनते हुए देखा है तो क्या करते हैं, ज्यादातर हम जो भी
चावल या सब्जी बनाते हैं तो उसको कुकर में बनाते हैं, और कुकर को क्या करते हैं, ऊपर से कैप बंद करके रखते हैं और उसमें से स्टीम को बाहर नहीं निकलने देते। उसका बेनिफिट क्या रहता है कि भाई अंदर जब प्रेशर बनता रहता है तो उससे क्या होता है, चीजें जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी अंदर का जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से हम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का यूज में हम भी यही करते हैं। हम वाटर को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, जिससे क्या होता है वो अंदर का जो सिस्टम है ज्यादा से ज्यादा जल्दी बॉयल अप होना स्टार्ट हो जाता है, और जितना जल्दी बॉयल अप होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उतना ही जल्दी हम क्या कर सकते हैं उसको, यानी उस स्टीम का यूटिलाइज करके हम जो यहां पर हमारा वाटर है, ठीक है, यानी हमारा जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्टीम जनरेट करके उसको क्या कर रहे हैं आगे फर्दर किसमें, उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है। तो इसीलिए इसका बेसिकली क्या है, इट यूजेस ऑर्डिनरी वाटर बोथ एज अ कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर। सबसे खास बात तो यही है कि इसमें क्या कर रहे हैं, मॉडरेटर भी क्या है, हमारा वाटर ही है, ऑर्डिनरी वाटर जो कि हम नॉर्मल घर में यूज करते हैं, और साथ साथ इसका कूलेंट भी यही काम करता है। ठीक है, द डिजाइन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय having a primary cooling circuit which flows through the core of the reactor under very high pressure, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, and the secondary circuit in which the steam is generated to drive the turbine, ठीक है। In Russia these are known as VVR types, water moderated and cooled reactor, ठीक है। इंडिया ने भी ये रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, और जो अब जो बेसिकली जो प्लांट लगाने की बात हो रही है दैट इज वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि इनसे काफी एडवांस है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। बेसिकली इसमें क्या करा जाता है, हैवी वाटर का यूज करा जाता है। व्हाट इज हैवी वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली कैंडू का मतलब क्या है, कैनेडियम ड्यूट्रियम यूरेनियम। बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसको सबसे पहले कनाडा ने बनाया था। दूसरी चीज ड्यूट्रियम का यूज करा जाता है, दैट इज द वेरिएंट ऑफ आवर वाटर, जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं। यानी ड्यूट्रियम जो होता है इट्स अ डिफरेंट वर्जन ऑफ, और यू कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर, और जो कि उसको हम ड्यूट्रियम का नाम दिया है। और ये क्या होता है, वो बेसिकली नॉर्मल वाटर से हैवी होता है। और साथ साथ हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूरेनियम का ही यूज कर रहे हैं। अगेन यूरेनियम मतलब एज यूजुअल फ्यूल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कैंडू रखा गया है। और बेसिकली क्या करा जा रहा है, दीज आर जनरली यूज्ड, दे जनरली यूज नेचुरल यूरेनियम। जो नेचुरल मींस जो हमारे नॉर्मल जो आपके उसमें से, यानी जो आपकी माइनिंग के थ्रू जो हमारा यूरेनियम निकाला जाता है, उसी तरीके का यूरेनियम यानी नेचुरल यूरेनियम यूज करा जाता है। और क्या करा जाता है, हेंस नीड्स मोर एफिशिएंट मॉडरेटर, जिसलिए क्या जरूरत होती है, हमारे मोर एफिशिएंट मॉडरेटर की यूज होती है। जैसे कि मैंने बताया कि मॉडरेटर यहां पर क्या यूज करा जाता है, हम वाटर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम वाटर जो की जगह क्या यूज कर रहे हैं, ड्यूट्रियम यानी हैवी वाटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस केस हैवी वाटर फ्रीक्वेंटली यूज नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल, बट समटाइम्स आल्सो यूज वेरी लो एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, हैवी वाटर कूलेंट इज kept under pressure, again जैसे कि मैंने बताया, to avoid boiling and allowing it to reach higher temperature without forming steam bubbles, exactly as for pressurized water reactor। ठीक है, तो इस बेसिकली क्या हो रहा है, उसको बबल बनने से रोका जा रहा है, तो जिससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो, बॉयल होने की जगह क्या हो, स्टीम में कन्वर्ट हो। और जब स्टीम में कन्वर्ट होगा जल्दी से जल्दी, तो क्या होगा, यानी तो उसका हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से यानी जल्दी से जल्दी उसको हम क्या कर सकते हैं, टरबाइंस के पास भेजेंगे, और जल्दी से जल्दी क्या होगा, हमारे शाफ्ट जो है, जो टरबाइंस के ऊपर लगे होते हैं, वो रोटेट करना, यानी ब्लेड्स जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे और ज्यादा स्पीड में। ठीक है, तो एंड व्हाइल हैवी वाटर इज वेरी एक्सपेंसिव टू आइसोलेट फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर एंड ऑफन रेफर एज लाइट वाटर इन कॉन्ट्रास्ट टू हैवी वाटर, इट लोअर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, ग्रेटली इंक्रीजेस द न्यूट्रॉन इकोनॉमी ऑफ द रिएक्टर एंड अवॉइडिंग द नीड ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके फीचर्स हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ इसके और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। दीज आर बेसिकली, और इस तरीके से क्या होता है, हमारा आपका प्रेशराइज हैवी वाटर, प्रेशराइज हैवी वाटर जो रिएक्टर होता है उसका इस तरीके से, ये दिस इज द वर्जन ऑफ आवर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। इसको क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनको भी क्या करा गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। इसके साथ साथ क्या है, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी पर किलोग्राम ऑफ माइंड यूरेनियम देन अदर डिजाइन, बट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मच लार्जर अमाउंट ऑफ यूज फ्यूल पर यूनिट आउटपुट। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, पर किलोग्राम एनर्जी जो इससे रिलीज होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन साथ साथ क्या है,
है इसमें देखने को मिलता है कि इसका जो वेस्ट होता है यानी यूज्ड जो फ्यूल होता है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम कोल की बात करें तो उसमें यूज्ड फ्यूल क्या होता है, फ्लाई ऐश और जो हमारी गैसेस रिलीज होती है। उसी तरीके से इन रिएक्टर्स में भी क्या होता है, यूज्ड फ्यूल बचता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो भी यूरेनियम का जो डिवीजन होने के बाद, क्योंकि जब तक यूरेनियम है तब तक तो रेडियो एक्टिव है, और जब वो डिवाइड हो जाएगा तो वो रेडियो एक्टिव नहीं रहता, तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए यूज्ड फ्यूल रह जाता है, यानी एज अ वेस्ट रह जाता है। लेकिन वो कुछ हद तक वो भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो उसमें से भी क्या होती है, रेडिएशंस निकलती रहती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। लेकिन इनको क्या करा जाता है, एक पर्टिकुलर स्टोर में यानी एक पर्टिकुलर स्टोरेज में रखा जाता है, ताकि क्या हो, वो कहीं पर किसी को, यानी वो रेडिएशंस जो हैं उसमें से जो रिलीज हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली, कैसे होती हैं वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज ना हो और लोगों तक ना पहुंचे और उन लोगों को डैमेज ना करे, ठीक है। एंड द न्यूअर PHWR डिजाइन सच एज एडवांस कैन-डू रिएक्टर हैव लाइट वाटर कूलिंग एंड स्लाइटली एनरिच्ड फ्यूल, ठीक है। तो दिस इज द अनदर वर्जन ऑफ कैन-डू, एंड कैन-डू रिएक्टर्स कैन एक्सेप्ट अ वैरायटी ऑफ फ्यूल, यानी उसमें अलग अलग तरीके का फ्यूल भी यूज करा जा सकता है। यही नहीं कि हम यूरेनियम ही करें, जो न्यू वैरायटी है वो क्या कर सकती है, डिफरेंट वैरायटी का भी फ्यूल यूज करा जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया क्या है, कैन-डू इज व्हाट, कैनेडियन ड्यूट्रियम यूरेनियम, यानी उसमें ड्यूट्रियम एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर यूज करा जा रहा है और उसमें यूरेनियम फ्यूल का यूज करा जा रहा है। लेकिन जो एडवांस कैन-डू रिएक्टर है उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसमें डिफरेंट यानी वैरायटी ऑफ वर्जन्स के हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एडवांस्ड कूल, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि इसमें हम ज्यादा तरीके के नहीं पढ़ेंगे, 4-5 जो है हमारे मेन उसी के बारे में जानेंगे। अब इसमें क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम कूलेंट किसका यूज कर रहे थे, वाटर का, लेकिन हम यहां पर किसका यूज करेंगे, हम बेसिकली किसका, गैस का यूज करेंगे। दीज आर द सेकंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश गैस कूल्ड रिएक्टर यूजिंग अ ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर एंड सेकंड थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्राइमरी कूलेंट, यानी जो हमारी वाटर थी जिसका हम यूज करके हमारी स्टीम को कूल डाउन कर रहे थे और साथ साथ हम हमारे कंटेनमेंट को कूल डाउन कर रहे थे जहां पर हमारी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके इसको क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। और इसमें क्या कहते हैं, यूरेनियम इज द फ्यूल इज यूरेनियम ऑक्साइड पैलेट एंड रीच टू 2.5 to 3.5% इन स्टेनलेस स्टील ट्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट्स थ्रू द कोर एंड रीचिंग 650 डिग्री सेल्सियस एंड पास स्टीम जनरेटर ट्यूब आउटसाइड बट स्टिल इनसाइड द कंक्रीट एंड स्टील प्रेशर वेसल एंड बेसिकली कंट्रोल रोड्स पेनिट्रेट द मॉडरेटर एंड सेकेंडरी शटडाउन सिस्टम इन्वॉल्व्स द इंजेक्टिंग नाइट्रोजन टू द कूलेंट। बेसिकली हम यही कर रहे हैं, इसका मेन यही है कि इसमें क्या करा जा रहा है, हम बेसिकली मॉडरेटर जो है इसमें क्या है, ग्रेफाइट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट्स क्या होते हैं, दैट इज द वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ आवर कार्बन, ठीक है। कार्बन के बारे में भी हम देखेंगे, जब हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम आपकी कार्बन नैनो ट्यूब्स और उसके अलावा जो हमारे उसके अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, यहाँ पर जो हम और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ प्राइमरी कूलेंट यूज कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, तो जो कि हमारे को बहुत आसानी से मिल भी जाती है और हमें हैवी जो वाटर है जो कि जिसको बनाना और जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके कंपैरिजन में ये क्या है, हमारे लिए बहुत इजी है इसको स्टोर करना और इसका यूज करना, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कि इसके बाद आता है लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर एंड बेसिकली इट्स अ सोवियत आपका जो रशिया है उसने ये इसको बनाया था और बेसिकली अपने पर्पस के लिए ही बनाया था और ये जो सिस्टम है ये वहीं पर तक ही यूज में रह पाया है, ठीक है। तो इसका क्या है, बेसिकली इसमें जो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूटोनियम डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर्स, ठीक है। इसमें प्लूटोनियम का यूज करा जा रहा है एंड विद मॉडरेशन लार्जली ड्यू टू द फिक्स्ड ग्रेफाइट एक्सेस बॉइलिंग सिंपली रिड्यूसेस द कूलिंग एंड द न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन विदाउट इनहिबिटिंग द फ्यूजन रिएक्शन एंड अ पॉजिटिव फीडबैक प्रॉब्लम कैन अराइज विच दैट इज व्हाई हैज बीन नेवर बिल्ट आउटसाइड द सोवियत यूनियन। जैसे कि मैंने बताया कि इसको बेसिकली क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज सम प्रॉब्लम्स इसको सोवियत यूनियन यानी जो हमारी रशिया है, यूएसएसआर था जो पहले,
उस टाइम पे जैसे बनाया गया था तो उसके बाहर कभी यूज ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर अपने एरिया के लिए बनाया था और उस पर्टिकुलर एरिया तक ही वो सीमित रह गया। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कि दूसरे एनवायरनमेंट में हमारे सामने आए थे, यानी उसको दूसरे एनवायरनमेंट में जब रखा गया तो क्या हुआ, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसीलिए क्या है, इट इज लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटेड। अगेन ग्रेफाइट मॉडरेटेड मींस इसको क्या करा जा रहा है, ग्रेफाइट जो है इसका मॉडरेटर यूज करा जा रहा है और इसमें लाइट वाटर का यूज करा जा रहा है, ना कि हैवी वाटर का। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्यूल है वो लो एनरिच्ड यूरेनियम है, और जब कभी लो एनरिच्ड यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज करा जाता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें लाइट वाटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा हाई एनरिच्ड यूरेनियम का फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करा जाता है तो उसमें हमें हैवी वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, यूरेनियम की क्वांटिटी बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें ऐसे कूलेंट की और ऐसे मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है जो क्या कर सके, जो रिएक्शंस को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो इसलिए क्या करते हैं, उस टाइम पे हम अपना हैवी वाटर यानी ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें हम मॉडरेटर का यूज ही नहीं करते, मॉडरेटर होते ही नहीं है, और उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को ही कॉन्टिन्यूसली यूज में लेकर आते रहते हैं। और जिससे क्या बेनिफिट रहता है कि इसमें जो एनर्जी है वो वास्ट एनर्जी जनरेट करी जा सकती है और उसका काफी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करा जा सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम क्या कर रहे हैं, जब मॉडरेटर यूज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर हमारी कॉस्ट बचेगी कि हमें मॉडरेटर का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, इसमें सबसे बड़ी जो इशू क्या है कि इसको बनने में अभी क्या है, काफी टाइम लगेगा, और इवन डिकेड 2 डिकेड। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनने में कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बस ये इट्स अ प्रोवर्ब। ठीक है, कि भाई जो हमारे इस तरीके के, जैसे कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इज अ डिकेड एगो, लेकिन 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इस तरीके के रिएक्टर को भी कहा जा रहा है कि ये 10 साल 20 साल 30 साल में बन जाएंगे, जो कि अभी भी इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के रिएक्टर जो कि एक सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का यूज करें, क्योंकि उसमें मॉडरेटर जब यूज ही नहीं करेंगे, मॉडरेटर का काम ही क्या था बेसिकली कि हम क्या करें, हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनको क्या करना है, हमें उसको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए हमें मॉडरेटर की जरूरत होती है, क्योंकि उन 2 न्यूट्रॉन्स को हमें स्लो डाउन करके रोक देना है, और एक न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, हम स्लो डाउन करके आगे फर्दर रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडरेटर का यूज ही नहीं कर रहे हैं। जब मॉडरेटर यूज नहीं होगा तो वो कॉन्टिन्यूअसली रिएक्शन चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस चीज का बनना, यानी इसको सक्सेसफुली बना लेना बहुत मुश्किल भी है, और अभी बहुत साल भी लगेंगे। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को बनने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही क्या आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्टर, कि किस किस तरीके के जो रिएक्टर्स हैं अभी इंडिया या अदर कंट्रीज यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा और भी रिएक्टर्स हैं, लेकिन जिनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर कोई अदर टाइप ऑफ रिएक्टर न्यूज में रहेगा करंट अफेयर में, तो डेफिनेटली हम उसको आगे करंट अफेयर सीरीज में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ही हमारे लिए जानना जरूरी है कि रिएक्टर किस तरीके से काम करते हैं। अगर मुझे ये पता है कि कूलेंट क्या है, मॉडरेटर क्या है, या फिर आपका कंटेनर क्या है, फ्यूल क्या है, तो ये अगर मुझे उसके कंपोनेंट पता है और वो किस तरीके से, बेसिक मुझे आइडिया है ना कि किस तरीके से काम करता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी तरीके के रिएक्टर के बारे में समझ सकता हूं। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि उसके कंपोनेंट्स और इसकी वर्किंग, तो हर एक जो रिएक्टर है वो उसी तरीके से ही काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक में सेम फ्यूल होगा और हर एक में एक पर्टिकुलर तरीके का मॉडरेटर या एक पर्टिकुलर तरीके का कूलेंट यूज करा जाएगा, तो और साथ साथ आपकी कंट्रोलिंग रोड्स यूज करी जाएंगी। तो वो क्या है, बेसिक फीचर है और वो यूज होने ही होने हैं। अगर किसी में कोई चेंज आएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर का यूज करने की सोच रहे हैं, जिसमें मॉडरेटर का यूज ना करा जाए, लेकिन एटलीस्ट हमें यह पता होगा कि मॉडरेटर का यूज नहीं हो रहा तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करा जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे बेसिक आइडिया है तो मैं आगे इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है इससे रिलेटेड, तो मैं उसको मैं आसानी से समझ सकता हूं। ठीक है, तो इस रिएक्टर में इतना ही। आगे के लिए हम देखते हैं इसमें बेसिक जो हमारे लिए जानना जरूरी है, दैट इज आवर रेडियो एक्टिविटी एंड
रेडिएशंस। बेसिकली रेडिएशंस होती क्या है? रेडिएशंस का मतलब ही क्या है? हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? रेडिएशंस है। अगर मैं बात करूं जो आपकी बल्ब है, इसमें से भी क्या निकल रही है? रेडिएशंस ही निकल रही हैं, ठीक है। रेडिएशंस आर बेसिकली फोटोन्स, जो कि हमारे चारों तरफ जहां से भी लाइट आ रही है तो दैट मींस वहां से फोटोन रिलीज हो रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि रेडिएशन सिर्फ फोटोन्स भी हो। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और जिससे भी थोड़े बड़े एटम्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? एज अ रेडिएशन की तरह बिहेव करते हैं। तो जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं? जो कि इस तरीके की रेडिएशंस को रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर हाईली अनस्टेबल। अब कोई भी एटम, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली, वो जब कोई भी एटम अनस्टेबल होता है ना, तो क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो वो क्या करेगा? उछल कूद करेगा। बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा? उद्यम मचाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके पास बहुत एनर्जी होती है तो कभी इधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, कभी इधर की कभी कुछ नुकसान भी कर देते हैं घर का, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है? दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, यानी अपने उस एनर्जी का जो उनकी एक्साइटेड फॉर्म में जो एनर्जी थी, जब उनका वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? वो उनके अंदर एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो स्टेबल हो जाते हैं और फिर उनको बैठना पड़ता है और वो फिर काम करना बंद कर देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। उसी तरीके से जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, यानी जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या करते हैं? अपनी रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो उस तरीके के एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। यानी जो रेडिएशंस निकल रही हैं कॉन्टिन्यूअसली, चाहे वो एलिमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो फोटोन की फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ जो लाइट्स है या जो सन से लाइट्स आ रही हैं, वो किस फॉर्म में आ रही है? फोटोन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो वो इसके अलावा हमारे कुछ एलिमेंट्स भी रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, मोस्टली आपने अगर साइंस का बैकग्राउंड है तो नहीं है तो कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एटम्स होते हैं, ठीक है, यानी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो भी स्टेबल एटम होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। यानी कोई भी हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे अंदर होंगे, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होंगे, उतने ही क्या होंगे? बाहर होंगे। क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि अगर बराबर नहीं हुए तो वो क्या होंगे? आयनाइज्ड हो जाएंगे। आयनाइज का मतलब ही ये क्या है कि क्योंकि किसी में पॉजिटिव ज्यादा है तो किसी में नेगेटिव ज्यादा है, यानी अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो ऑटोमेटिकली वो अनबैलेंस हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑटोमेटिकली मुझे दोनों का क्या होना जरूरी है? इक्वल होना बहुत जरूरी है। लेकिन अनस्टेबल एलिमेंट में क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी भी एटम में, जैसे कि अगर मैंने बात करी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या है? 8 हमारे इलेक्ट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। और उसके साथ साथ क्या होता है? नॉर्मली ऑक्सीजन में 8 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो क्या होता है? हमारे लिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, यानी एक अनस्टेबल एलिमेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने न्यूट्रॉन्स को या अलग अदर एलिमेंट्स को रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। वो डिफरेंट फॉर्म में, अपने रेडिएशंस की फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं। चलिए देखते हैं उस तरीके से वो किस तरीके की हमारी रिएक्शंस होती हैं, यानी किस तरीके का रेडिएशंस होती हैं जो रिलीज करी जाती है, ठीक है। तो उस तरीके के जो भी एलिमेंट, यानी जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो भी अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, जब अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, यानी उनमें से जब रिलीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहे हैं? डिके हो रहे हैं। डिके क्यों हो रहे हैं? एक्चुअल में उनका साइज क्या हो रहा है, यानी अगर उनके अंदर पहले 15 न्यूट्रॉन थे, वो कम होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। कब होंगे ये नहीं पता, ये श्योर नहीं होता, वो क्या है? साइंटिफिकली निकालना पड़ता है, ठीक है। यानी उनके साइंटिस्ट के पास कुछ इक्विपमेंट है, कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उनको ये जान सकते हैं कि वो कब तक क्या होगा, उनमें से कितने एटम्स, यानी कितने, सॉरी, न्यूक्लियंस जो कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूट्रॉन्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, वो कितनी देर में कितने बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उस तरीके के, क्योंकि अपने अंदर से वो रिलीज कर रहे हैं, यानी उसमें से वो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स जो है अलग अलग फॉर्म में रिलीज बाहर निकलते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं? वो डिके हो रहा है उनका, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिके, ठीक है। तो अब डिके कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के। पहला होता है अल्फा पार्टिकल्स डिके, और तीसरा होता है बीटा पार्टिकल डिके, और तीसरा
दूसरा होता है गामा रेडिएशंस। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स यानी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अनस्टेबल है वो क्या करते हैं, अपने अंदर से पर्टिकुलर एलिमेंट ही रिलीज कर देते हैं। तो एक होता है अल्फा पार्टिकल जो यूजुअली रिलीज होता है, दूसरा होता है हमारा बीटा पार्टिकल, और तीसरा होता है गामा रेडिएशंस। जैसे कि हमारी नॉर्मल रेडिएशंस होती हैं जो सन से आती हैं, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसी तरीके से क्या होता है गामा रेडिएशंस होती है। उनका क्या, और वो भी देखते हैं कि किस तरीके के, ये किस तरीके से रिलीज होती है। सबसे पहले आता है हमारा अल्फा। ठीक है, अल्फा में बेसिकली क्या होता है, अल्फा इज अ पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हीलियम में होता है हमारा, हीलियम जो एटम होता है उसमें उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन चारों तरफ क्या होते हैं, 2 आपके इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले इसी पार्टिकल को क्या करा गया था, रिसर्च डिस्कवर करा गया था, तो इसीलिए इसका नाम अल्फा रख दिया गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, सिर्फ क्या होता है उसमें 2 हमारे इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन होते हैं, ये जो आपको येलो कलर के नजर आ रहे हैं, और जो 2 पिंक कलर के आपको नजर आ रहे हैं दैट आर 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करा गया है, इसका नाम अल्फा दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, हीलियम हो जाता, जो कि आपने हीलियम गैस के बारे में सुना होगा, जो आपने देखा होगा बचपन में बैलून्स वगैरह में जो फिल करी जाती है, और जिससे क्या होता है बैलून्स हवा में उड़ जाते हैं जब आप अपने उसको रिलीज कर देते हैं हाथ से। तो और नॉर्मल अगर आप फूंक मार के अगर किसी बैलून को फोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके हवा में ऊपर नहीं जाते। क्यों, उसका अलग अलग रीजन है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये जब इस तरीके के जो एलिमेंट्स जब रिलीज होते हैं, ठीक है, इस तरीके के, तो उससे हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स डिके। और होता क्या है, दे आर लार्ज एटम डिके बाय एमिटिंग एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, लार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज एंड देयरफॉर डू नॉट पेनिट्रेट थ्रू द मैटर वेरी वेल। क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अलग अलग 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल होता। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं। 2 प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, a thin piece of sheet cannot stop almost any alpha particle। उसके बाद क्या है, can cause extreme damage of the material that they stop in by displacing atom as they slow and paper under the sustained alpha radiation would degrade। कहने का मतलब है कि ये इतने एनर्जेटिक होते हैं कि एक नॉर्मल जो शीट्स होती हैं, ठीक है, वो उनको स्टॉप तो कर देती है, लेकिन क्या करते हैं, उस शीट को डैमेज कर सकते हैं। यानी अगर अल्फा पार्टिकल के सामने, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने जो कि एक अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर शीट को, एक पर्टिकुलर पेपर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्यों निकल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, क्योंकि उनके पास एक्सेस में क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब एक्सेस में न्यूट्रॉन्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और जब अनस्टेबल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपने अंदर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जस्ट लाइक जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी रिलीज करने के लिए जब बच्चे क्या करते हैं, बचपन में खेलते हैं तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, धीरे 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 अपने अंदर से उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में, बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में, या फिर रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या था हमारा अल्फा पार्टिकल डिके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, बीटा पार्टिकल डिके। अब बीटा पार्टिकल्स किस तरीके से रिलीज होता है, बीटा पार्टिकल इज बेसिकली, आप देख सकते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। और वो कैसे रिलीज होता है कि जब कोई पार्टिकल, यानी जब कोई न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन को रिलीज करता है तो उसमें से एक प्रोटॉन, एक आपका इलेक्ट्रॉन और साथ में कुछ और एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा पार्टिकल डिके। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है, बीटा नेगेटिव इज बेसिकली व्हाट, कि भाई न्यूक्लियस के अंदर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और वो कैसे होता है, क्योंकि जब कोई न्यूट्रॉन बाहर निकलता है ना, तो जब बाहर निकलते टाइम न्यूट्रॉन इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन, यू कैन से कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मिला दे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसीलिए कहा जाता है कि जब न्यूट्रॉन बाहर निकलता है तो वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन के साथ निकल रहा है। कॉम्बिनेशन मींस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है और प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है, और साथ साथ जब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो अलग होते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स की फॉर्म में रिलीज होती है। तो इस तरीके के जो डिके होता है उसे हम क्या कहते
कहते हैं बीटा पार्टिकल डिके, ठीक है, बीटा पार्टिकल दे आर बोर्न व्हेन अ न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन्स, ठीक है, यानी जो हमारे आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है वो डिके हो जाते हैं, तो प्रोटॉन क्या होता है ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है उधर से निकल के बाहर चले जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल डिके। एंड सिंस द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिक्वायर्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड, जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड समटाइम आइसोटॉप्स डिके बाय कन्वर्टिंग अ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, thus emitting a positron and anti electron, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होता है इसे हम पॉजिट्रॉन ही कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारी पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। दैट इज द वेरी डीपर पार्ट ऑफ आवर न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके बारे में हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। हमें आपने सुना होगा बीच में न्यूट्रिनो लेबोरेटरी, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लग रही है, ठीक है, जो कि इंडिया डेवलप करने की सोच रहा है, ठीक है। दैट इज अगेन आपका पार्टिकल फिजिक्स पार्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ न्यूज अगर रहेगी तो, ठीक है। तो हम इसके बारे में डेफिनेटली देखेंगे, पार्टिकल फिजिक्स के थोड़े बहुत कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि इट्स अ बेसिकली वेरी डीप कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर हम इतनी डीप में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें स्पेशली एक एक बुक पढ़नी पड़ सकती है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है और हमें ना जानने की जरूरत है। हमें बेसिक चीजें जाननी है, हमें जनरल चीजें जाननी है, जो कि यूपीएससी इन चीजों से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अगर बेसिक अगर हमें आइडिया रहेगा तो क्या होता है कि इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, हम आगे फर्दर कोई भी चीज करंट अफेयर में रहती है इन चीजों से रिलेटेड या इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, अगर मुझे इस तरीके का बेसिक पता है तो मैं उनको आराम से क्या कर सकता हूं, समझ सकता हूं और पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो पार्टिकल कैन पेनिट्रेट मैटर मोर देन अल्फा पार्टिकल कैन, एंड इट टेक्स अ स्मॉल एल्युमिनियम प्लेट टू स्टॉप मोर बीटा पार्टिकल, यानी एक पतली सी एल्युमिनियम की शीट जो है इनको रोक सकती है, लेकिन ये पेपर में से क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा गामा डिके, ठीक है। तो गामा आर बेसिकली फोटॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने बताया गामा आर द रेडिएशन जस्ट लाइक आवर नॉर्मल रेडिएशंस। नॉर्मल नहीं होती, क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपैरिजन टू आवर अदर रेडिएशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में बल्ब लगा होता है या टीवी है या फोन की स्क्रीन है, उसमें से भी रेडिएशंस निकल रही हैं, लेकिन क्या होता है, दे आर नॉट हाईली एनर्जेटिक। अब जब कोई रेडिएशन एनर्जेटिक नहीं होती तो हमारी बॉडी को इतना डैमेज नहीं करती, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि टीवी को और फोन को कम से कम यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में क्या करती हैं, इंपैक्ट करती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं, ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट गामा रेडिएशंस को रिलीज कर रहा है तो उसके सामने कोई भी पर्सन नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकती हैं, एक हमारी बॉडी में स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर तक जा सकती हैं। अगर कोई भी चीज हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जा सकती है तो इट कैन डैमेज आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर इस तरीके की रिसर्च, जब आपकी पार्टिकल से रिलेटेड यानी न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जब रिसर्च हो रही होती है तो उनसे रिलेटेड इनको क्या करना पड़ता है, अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट पहनना पड़ता है, ताकि क्या कर सके, वो इस तरीके की रेडिएशंस को ब्लॉक कर सके। क्यों, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर रिसर्च होती है और वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिके होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड दे आर हाईली अनस्टेबल। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो रेडिएशंस हैं जो कॉन्टिन्यूसली निकल रही होती हैं उनको ब्लॉक करना होता है। एन एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट विल डी एक्साइट बाय एमिटिंग अ गामा रेडिएशंस, ठीक है। उसके बाद गामा रेज आर सिमिलर टू लाइट वेव्स एंड एक्स रेज एक्सेप्ट दे आर मच हायर फ्रीक्वेंसी विद मोर एनर्जेटिक, ठीक है। दिस रेडिएशन हैज नो चार्ज, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ फोटोन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल, तो वो सारे क्या होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एंड कैन पेनिट्रेट मोस्ट मैटर इजिली एंड रिक्वायरिंग द लिड ब्रेक्स ऑफ द शील्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा बेसिकली गामा रेडिएशन, जिसमें हमारी रेडिएशंस का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है जस्ट लाइक, और यही रेडिएशंस क्या होती हैं, हमारी सन्स में से भी रिलीज होती हैं, लेकिन हमारे अर्थ तक क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि उनकी आप ये कह सकते हो कि वो ब्लॉक हो जाती हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है काफी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो रेडिएशंस हमारे तक नहीं पहुंच पाती और हमारे को डैमेज नहीं कर पाती। जैसे कि आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो हमारी ओजोन लेयर उनको क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं या रिफ्लेक्ट बैक कर
कर देती हैं। तो वो क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर है कि वो हमारे को काफी चीजों से, सन की रेडिएशन से बचा के रखता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स, उनके टाइप्स वगैरह देखे, और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि रेडिएशंस और हमारी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स से हमें इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है, और अगर इन केस कुछ भी चीज अगर थोड़ी सी डेप्थ में कोई आती है इन फ्यूचर करंट अफेयर में, तो हम डेफिनेटली उस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।